कहते हैं कि बड़ी पोस्ट पे किसी छोटे इंसान को बिठाने का मतलब यही होता है कि आप बंदर के हाथ में उस्तरा थमा रहे हैं, और जैसे बंदर के हाथ में अगर उस्तरा आ गया तो वो खुद को भी ज़ख्मी करता है, दूसरों को भी ज़ख्मी कर रहा होता है। इसी तरह से अगर बड़ी पोस्ट पे छोटा बंदा रखेंगे तो अपने आप को भी डैमेज करेगा, दूसरों को भी डैमेज करेगा। इंडिया के अंदर 2014 में जब बड़ी पोस्ट पे एक छोटा बंदा आके बैठ गया तो उसने खुद को भी डैमेज किया, इंडिया को भी डैमेज किया और रीजन को भी डैमेज किया। रीजन का सबसे बड़ा ब्लॉक सार्क उन्होंने धपड़दूस कर दिया, और सिर्फ धपड़दूस करने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इंडिया के अंदर वो एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। तो सार्क के अंदर पाकिस्तान है, तो इसीलिए उन्होंने सार्क जैसे एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ब्लॉक को भी अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और सार्क के अंदर फिर पाकिस्तान के खिलाफ चुगलियाँ, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना, पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र देना, ये सारा उन्होंने शुरू किया, तो सार्क ही धपड़दूस हो गया। अब हुआ यह है कि नेपाल जो कि इस साल यूँ समझे कि सार्क का हेड है, मतलब उनके पास सार्क की जो सरबराही है उनको मिली हुई है, रोटेशनल होती है, बारी बारी मुख्तलिफ मुल्कों के पास आ रही होती है, तो इस बार नेपाल के पास है। तो नेपाल ने तमाम रीजन के मुल्कों को कहा, सार्क के अंदर जो शामिल हैं, कि यार हम सारे वहाँ जमा होंगे, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा होगा वहाँ अमेरिका में इस महीने, तो एक काम करते हैं 20 सितंबर को साइड लाइन्स पे एक इनफॉर्मल मीटिंग रख देते हैं, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल मीटिंग रख देते हैं, सारे उधर मिलते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, क्योंकि याद रखें 2019 से लेकर कोई फॉरेन मिनिस्टर लेवल का भी इजलास नहीं हुआ सार्क का, 4 साल हो गए लगभग। तो इस हद तक ये जो सार्क ब्लॉक है पैरालाइज हो गया। एक दौर में इतना फाल था, इतना एक्टिव हुआ करता था, लेकिन आज देखें ये सूरत हाल है कि 4 साल हो गए कोई फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग ही नहीं हुई वहाँ पे, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता मीटिंग करना। अभी इनकी 2 नंबरी पे आता हूँ, हिपोक्रेसी अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये आपको बता दूँ कि नेपाल ने क्या सजेशन दी थी। तो नेपाल ने कहा कि भाई सारे 20 तारीख को आ जाएं, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इंडियंस ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया है आज कि नो सार्क समिट वंस अगेन ऑन साइडलाइंस ऑफ UNGA, नेपाल कॉल्स फॉर इनफॉर्मल मीट। India is also keen to tackle the SAARC situation diplomatically and not give much handle to Pakistan. India is clear that Pakistan is spreading terror and it should stop that completely according to sources. और मज़ीद वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि there will be no meeting of SAARC foreign ministers once again on the sidelines of the United Nations General Assembly annual session from September 18 to September 26. The last meeting of the SAARC foreign ministers was held in 2019. अच्छा, इसके लिए वो कहते क्या रहे हैं इंडिया के अंदर, वो जो ख़ास तौर पर फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके, जिनको वैसे सुब्रमण्यम स्वामी वेटर कहता रहता है और कुछ उनके अपने लोग उनको नौकर कहते हैं, मोदी का नौकर। वो कहते हैं ये मोदी की ज़बान बोल रहा होता है, इसका खुद अपना कुछ भी नहीं है। उनके ज़रा अल्फाज देखिए। लास्ट टाइम जब उनसे पूछा गया कि सार्क को आपने ऐसा क्यों इस तरह से रखा हुआ है एक लावारिस बच्चे की तरह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, इसके लिए ज़रा आपको मैं न्यूज़ 18 की इसी आर्टिकल का ये हिस्सा दिखाता हूँ। जयशंकर के अल्फाज सुनिए। यू हैव नॉट हर्ड वेरी मच अबाउट सार्क बिकॉज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर इजंट वेरी मच टू हियर अबाउट. We have not had meetings because you have a member of SAARC who doesn't confirm to all the basic requirements of what a good membership is. जैसे कभी कभी जयशंकर को देख कर ना इस तरह लग रहा होता है, हमेशा रो रहा होता है। अब पाकिस्तान का नाम लें और ये रोना शुरू कर देते हैं कि देखें इस तरह, मतलब कंप्लेन ही कंप्लेन, कभी मुंह से कोई अच्छा नहीं निकालेंगे। यहाँ पर भी वही इसी तरह से रो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करता मेंबरशिप की। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि उनको निकाल दें तो फिर देखेंगे सार्क को, पहले उनको निकालें और आगे फिर वो कहते हैं दैट इज़ टुडे एन ऑब्स्टिकल रियलिटी फॉर द सार्क टू मीट। यू नो आई सेड वी कैन नॉट कंटिन्यू विथ एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड से द कोऑपरेशन विल कंटिन्यू टू हैपन नेवरदलेस। अब देखिए, रीजन के तमाम मुल्कों को सवाए इंडिया के एक चीज़ पे सोचना चाहिए। इनकी तो वाह होती है ना, कमाल कर दिया मोदी साहब ने, लाल आंख दिखा दी। जयशंकर ने क्या जवाब दिया, टेररिज्म पे पाकिस्तान को सबक याद दिलाया। ये सारा तो इनको तो पॉलिटिकल माइलेज मिलती रहती है। लेकिन आप खुद सोचिए, बांग्लादेश का अगर सिटीजन खुद सोचे या नेपाल का सोचे या भूटान का, ये सिर्फ सार्क में इनको इस तरह क्यों नजर आता है? मतलब जहां पर रीजन का इंटरेस्ट उधर क्यों नजर आता है? ये एससीओ के अंदर इस तरह क्यों नहीं करते? वहां पर तो साथ बैठे होते हैं पाकिस्तान के भाई, क्यों नहीं निकलते उधर से, बैकआउट क्यों नहीं करते?
एससीओ में पाकिस्तान को साथ क्यों बिठा रहे होते हैं? अभी भी अपने मुल्क के अंदर जब एससीओ करवाया इन्होंने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करवाई, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर आ गया इंडिया, तो वहां पर तो इनका मुंह नहीं खुलता। लेकिन जब सार्क की बात आती है, बांग्लादेश के इंटरेस्ट की बात आती है, नेपाल के इंटरेस्ट की बात आती है, भूटान के, तो इनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स याद आ जाती है, टेररिज्म याद आ जाता है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। वहां पर इनकी जरा एससीओ में इनकी हिपोक्रेसी देखिए, वहां बैठ रहे होते पाकिस्तान के साथ, सार्क में बैठने को तैयार नहीं है। ये असल में बददियानती है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकल जो ऑडियंस है ना, लोकल जो पॉलिटिक्स है ना, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। सार्क को ये यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर माइलेज हासिल करने के लिए, वोट बैंक पक्का करने के लिए, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है। वैसे टेररिज्म वगैरह ये कुछ भी नहीं है। एससीओ में इनका बैठना पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा प्रूफ है इनकी हिपोक्रेसी का, बीजेपी वालों की। अब रीजन के बाकी मुल्कों को यहां सोचना पड़ेगा, क्या ऐसे अलग थलग होके रहेंगे? सारी दुनिया के अंदर देखें, रीजनल ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं, हर रीजन की बनी हुई है। आसियान वालों ने बना के रखी हुई है, सेंट्रल एशिया वालों ने बना के रखी हुई है, यूरोप वालों ने यूरोपियन यूनियन बना के रखी, अफ्रीका वालों ने अफ्रीकन यूनियन बना के रखी है, मिडल ईस्ट वालों ने पता नहीं वहां पर कितनी ग्रुपिंग्स है, जीसीसी बना हुआ है, तो अरब लीग बना हुआ है। हमारा रीजन क्यों लावारिस है भाई? ऐसे ही बस, मतलब एक दूसरे से काटे हुए हैं। कोई एक ऐसा फोरम नहीं जहां पर मिल बैठ के सारे और आपसी मसाइल डिस्कस करें, कोई भी नहीं है। एक था सार्क, वो भी खत्म। लिहाजा यहाँ पर बांग्लादेश को, नेपाल को, पाकिस्तान को, इन सबको सोचना चाहिए कि आखिर कब तक ये इस तरह से रहेंगे इंडिया की वजह से। सिर्फ ना एक क्लियर लाइन उनको यहाँ लेनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी कि या तो ऐसे ही रहें और यूं अज्यूम करें कि हम लोग एक दूसरे के नेबरहुड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हर कोई अपने अपने रास्ते पे लगा रहे, मतलब रीजनल कोऑपरेशन को भूल जाए, या तो इस तरह इंडिया के आसरे लगे रहें, या फिर दूसरा कोई ग्रुप बनाए। ये वन टाइम सोल्यूशन है इसका। अगर इंडिया के अंदर इसी तरह से रीजनल फोरम्स को लोकल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, तो इट्स टाइम टू क्रिएट अ न्यू सार्क माइनस इंडिया। और इसके लिए वैसे हालात भी साजगार हैं। उसके अंदर इंडिया की जगह चाइना शामिल किया जा सकता है उस सार्क के अंदर। अब देखिए, चाइना के, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ टाइज ज़बरदस्त हैं। यहाँ सिर्फ एक मुल्क का मसला है, एंड दैट इज़ बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश इंडिया को डंप करने को तैयार है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि जब तक वो इस पे एग्री नहीं होंगे, नया सार्क नहीं बन सकता। माइनस इंडिया करके नया सार्क बांग्लादेश के बिना नहीं बन सकता। उनका एग्री होना यहाँ पर ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से शेख हसीना जब तक हैं पावर में, तो वो इंडिया के साथ पॉलिटिकल जो रिलेशंस है ना, उनको वो बरकरार रखेंगी। वो नहीं जाएंगे नए सार्क के अंदर, वरना नए सार्क की हकीकतन नीड है। पिछले कई सालों से लेके एक गैप है रीजन के अंदर। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिटवीन दी रीजनल कंट्रीज, कुछ भी नहीं है। ये लावारिस रीजन बना पड़ा है। इनकी अपनी कोई, साउथ एशिया वालों की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बायलैटरल सतह पर है एक दूसरे के साथ, रीजनल लेवल पर नहीं है, क्योंकि एक ही ब्लॉक था, वो धपड़धूस हो चुका है। लिहाजा बांग्लादेश को यहाँ वैसे ही इनिशिएटिव लेना चाहिए नए सार्क के लिए, जैसे उन्होंने पुराने वाले सार्क के लिए लिया था। पुराना जो पहला वाला एग्जिस्टिंग सार्क है ना, इसको बनाने में सबसे बड़ा रोल बांग्लादेश ने प्ले किया हुआ था। उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था इसको बनाने का। तो नए वाले में भी बांग्लादेश अगर चाहे तो नया सार्क वो बनवा सकते हैं, और इसकी हकीकतन इस वक्त नीड है रीजन के तमाम मुल्कों को।